जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध पर बनी वीडियो श्रृंखला के भाग 2 में आपने देखा किस तरह 10 अक्टूबर 1962 को मेजर महेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में 9 पंजाब के जवानों ने अपने से 20 गुना अधिक संख्या में आए चीनियों को टक्कर दी थी। मेजर चौधरी को उस वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज बात करेंगे 20 अक्टूबर की, जब टू राजपूत के जवानों ने अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान की वो मिसाल पेश की थी कि नामकाचू घाटी हल्दी घाटी बन गई। 10 अक्टूबर को चीनियों के इरादों का एहसास होते ही लेफ्टिनेंट जनरल कॉल दिल्ली चले गए थे ताकि वहां सरकार को सच्चाई बता सके। 11 अक्टूबर को 3 मूर्ति भवन में एक मीटिंग हुई जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन, आर्मी चीफ जनरल थापर, एयर चीफ, कैबिनेट सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, आईबी चीफ, ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सेन और 4 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कॉल ने भाग लिया। जनरल कॉल ने नामकाचू के हालात बताते हुए सेना को वहां से पीछे हटाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ और ईस्टर्न आर्मी कमांडर की राय पूछी। वे दोनों इसके विरुद्ध थे, इसलिए निर्णय हुआ कि नामकाचू से पीछे नहीं हटना है। निराश होकर जनरल कॉल तेजपुर लौट गए। 17 अक्टूबर को डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन, आर्मी चीफ जनरल थापर और ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सेन तीनों तेजपुर पहुंचे। कॉल ने फिर से उनके सामने अपने तर्क रखे, पर बात बनी नहीं। इसके बाद जनरल कॉल बीमार हो गए और 18 अक्टूबर को उन्हें दिल्ली ले जाया गया। अब फौज नेफा में मौत की घाटी में फंसी थी और कोर कमांडर दिल्ली में थे। उन दिनों उनकी बीमारी को लेकर देश भर में कई तरह की बातें चलती थी, जिनका जिक्र उन्होंने अपनी किताब द अनटोल्ड स्टोरी में भी किया है। चीनियों को नामकाचू नदी पार करने से रोकने के लिए 7 ब्रिगेड की फॉर्मेशन किस तरह की थी, चलिए समझते हैं इस मैप की मदद से जो मेरे पीछे लगा है। दोस्तों, ये नामकाचू नदी है और ये न्यामजंगचू। यहां इस नदी पे ये ब्रिज 1, यहां पे 4 ग्रेनेडियर्स का बटालियन हेडक्वार्टर है और ब्रिज 2 पर 9 पंजाब बटालियन हेडक्वार्टर है। फर्दर वेस्ट को चलते ही एक नाला आता है जिसको रोंगचू नाला कहते हैं। यहां इसके पीछे ये 7 ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है। इसके थोड़ा सा ऊपर नाले के वेस्ट में आसाम राइफल्स की पोस्ट है, जिसे ढोला पोस्ट कहा जाता था। और यहां नदी के ऊपर ब्रिज 3 के पीछे यहां अल्फा कंपनी है टू राजपूत की, और इसके फर्दर वेस्ट में जाते हैं तो टू राजपूत का बटालियन हेडक्वार्टर है। और नदी के ऊपर ब्रिज 4 के सामने डेल्टा कंपनी है टू राजपूत की। फर्दर वेस्ट में चलते हैं, लॉग ब्रिज आ जाता है, यहां पे ब्रावो कंपनी है टू राजपूत की। और वेस्ट को चलें, ये टेम्परेरी ब्रिज है, इस टेम्परेरी ब्रिज पे चार्ली कंपनी है टू राजपूत की। तो यहां इस टेम्परेरी ब्रिज से लेके ब्रिज 3 तक ये 4 किलोमीटर का जो हिस्सा है, इस 4 किलोमीटर के हिस्से में टू राजपूत से। और आगे वेस्ट में चलते हैं, ब्रिज 5, इसके बीच में कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। और एक्सट्रीम लेफ्ट यहां आप देखेंगे, ये अल्फा कंपनी है 9 पंजाब की सांगले पे। और अगर बात करें न्यामजंगचू नदी पे, तो ये खंजे माने पोस्ट, यहां पे आसाम राइफल की पोस्ट है नदी के वेस्ट में। और ये नदी के साथ साथ ट्रैक जो था, ये इस पुल बीच में आ जाता है। इस पुल से फिर आप ये ट्रैक नदी के ईस्टर्न साइड में आ जाता है। इस पुल को डिफेंड करने के लिए ये 4 ग्रेनेडियर्स की डेल्टा कंपनी थी। और फर्दर फिर नीचे साउथ में जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं तो जिमीथांग एक जगह है जहां पे 4 डिवीजन का हेडक्वार्टर था। ब्रिगेडियर दलवी लिखते हैं कि वहां चीनियों की एक पूरी डिवीजन घुसाई थी, जिसे निकालने के लिए कम से कम 3 डिवीजन चाहिए थी, जबकि इस काम के लिए वहां सिर्फ 1 ब्रिगेड थी, 7 ब्रिगेड, और यहां चीनियों की पूरी डिवीजन थी। और वैसे भी याद कीजिए कारगिल युद्ध को, ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है। जब पाकिस्तानी ऊपर पहाड़ियों पर जम गए थे तो उनको वहां से खदेड़ने के लिए हमें ना केवल बोफोर्स तोपों को लगाना पड़ा था, बल्कि एयरफोर्स के जहाजों ने भी जमकर बमबारी की थी। तब कहीं जाकर पाकिस्तानियों को वहां से हम खदेड़ पाए थे। वो कारगिल था पाकिस्तान के खिलाफ, यहां तो चीन से मुकाबला हो रहा था। और बात अगर इक्विपमेंट की करें तो हालात ये थी कि बंकर खोदने के लिए भी सफिशिएंट औजार नहीं थे इन जवानों के पास। स्नो क्लॉथिंग की बात तो खैर छोड़ ही दीजिए।
टू राजपूत की हालत और ज्यादा खराब थी। इनके पास 4.2 इंच की 4 मोर्टार थी और चारों बेकार, क्योंकि इनके गोले ही नहीं थे। 3 इंच की मोर्टार थी, 4 थी, लेकिन इनके कुल गोले थे 60। एक विकर्स मशीन गन थी, पर इसकी भी गोलियां गिनती की। दूसरी ओर चीनी बड़ी भारी संख्या में तैनात। थागला रिज पर उनकी 5 रेजिमेंट्स तैनात थी और इनकी मदद के लिए एक आर्टिलरी रेजिमेंट, एक इंजीनियर रेजिमेंट, कुल मिलाकर 10,000 चीनी सैनिक वहां पर थे। सैकड़ों मोर्टार थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन थी, आर्टिलरी थी। 19 अक्टूबर की रात को आखिरी बार जब मेजर जनरल निरंजन प्रसाद और ब्रिगेडियर दलवी की टेलीफोन पर बात हुई, तब दलवी मैस में थे और उनकी सारी बात वहां पर दूसरे खड़े अफसर सुन रहे थे। दलवी फोन पर कह रहे थे, मैं इस तरह अपने जवानों का नरसंहार होते नहीं देख सकता, मुझे बलि का बकरा बना दीजिए, मैं अंजाम भुगतने को तैयार हूं। दूसरी तरफ निरंजन प्रसाद इतने दुखी हो चुके थे, वे रो पड़े और बोले, मैं भी कल वहीं आ जाता हूं और यदि जरूरत हुई तो जवानों के साथ ही लड़ते लड़ते मैं भी मर जाऊंगा। निराशा के इस माहौल में सभी का हौसला टूट रहा था। चीनी रणनीति यह थी कि उनकी 155 रेजिमेंट और 157 रेजिमेंट की एक बटालियन टू राजपूत की चारों पोजीशंस पर पीछे से आक्रमण करेंगे और 157 रेजिमेंट की बाकी बॉडी उसी समय 19 गोरखा पर आक्रमण करेगी। 31 रेजिमेंट की सेकंड बटालियन टू राजपूत को सामने से एंगेज करेगी और उलझाए रखेगी, जिससे टू राजपूत के पीछे जाकर 155 रेजिमेंट और 157 रेजिमेंट की बटालियन आराम से आक्रमण कर सके। अंत में 154 रेजिमेंट की एक बटालियन खिंजेमाने पोस्ट और ड्रोकंग सांबा ब्रिज पर ग्रेनेडियर्स की पोजीशन पर आक्रमण करेगी और बाकी रेजिमेंट जल्दी से न्यामजंग चू के पूर्वी किनारे से आगे बढ़कर जिमी थांग पर 4 डिवीजन के हेडक्वार्टर पर आक्रमण करेगी। 19 अक्टूबर की शाम ढलने से कुछ टाइम पहले 70 याक का एक झुंड नदी के उस पार से, नदी के इस पार से वो झुंड नदी में से गुजरता है टू राजपूत के आगे से। शायद उस झुंड को चीनियों ने भेजा था ताकि नदी के पानी की गहराई का अनुमान लगा सकें और यह भी जांच लें कि भारतीयों ने नदी में लैंडमाइंस तो नहीं लगा रखी हैं। उस रात को अंधेरे का लाभ उठाते हुए टेम्परेरी ब्रिज और ब्रिज 5 के बीच के लंबे गैप से चीनी सैनिक बड़ी भारी संख्या में यहां से इधर घुस आए थे और पहाड़ियों पर अपने ठिकाने बना ली। नामकाचू नदी के उस फ्रंट को चीनियों ने 3 हिस्सों में बांट दिया था। ये ईस्टर्न हिस्सा, इसको उन्होंने इग्नोर किया। यहां सामने खड़ी ढलानें थी, यहां से आके आक्रमण आसान नहीं था, इसलिए इसको इग्नोर किया। यहां से वो पीछे घुस ही आए थे और मेन उनका अटैक था यहां पे टू राजपूत पे। 20 अक्टूबर की सुबह ठीक 5:14 पर चीन ने 120 mm और 82 mm की मोर्टार से टू राजपूत की सभी पोजीशंस पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। यहां से मोर्टार बरसने लगे टू राजपूत की सभी पोजीशंस पे। 1 घंटे तक बिना रुके बम बरसते रहे। दुश्मन का जवाब देने के लिए कैप्टन गुरचरण भाटिया ने 3 इंच की मोर्टार से गोले फेंके, लेकिन ये दुश्मन की पोजीशन से 300 मीटर पहले ही गिर रहे थे। दुश्मन को कोई नुकसान नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनकी रेंज कम थी। जहां दुश्मन तैनात था वहां ये नहीं पहुंच पा रहे थे। कैप्टन महावीर मंगत दौड़कर कम्युनिकेशन बंकर में पहुंचे। दुश्मन की नजर कम्युनिकेशन बंकर पर थी, वहां भी बम गिरे। हुआ यह कि कैप्टन मंगत सहित उस बंकर में जितने भी सैनिक मौजूद थे सभी मारे गए। अब चीनियों ने कैप्टन भाटिया की मोर्टार्स को निशाना बनाया और कुछ ही मिनट में 3 इंच के वो मोर्टार भी बर्बाद हो गए जो यहां से कैप्टन भाटिया चला रहे थे। 1 घंटे के बाद मोर्टार के गोले बंद हुए तो नदी पार कर आए हजारों चीनियों के झुंड टू राजपूत के जवानों पर टूट पड़े। यहां से जो हजारों चीनी आए थे उन्होंने पीछे से टू राजपूत के जवानों पर हमला बोल दिया। उनकी ना सिर्फ संख्या कई गुना ज्यादा थी, हथियार भी कई बेहतर थे। हमारे जवान 303 राइफल लिए AK-47 ऑटोमेटिक राइफल और LMG का मुकाबला कर रहे थे।
टेम्परेरी ब्रिज पर चार्ली कंपनी के मेजर पंत खुद घायल थे, पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग भाग कर जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। जब वे शहीद हुए, उनका शरीर गोलियों से छलनी हो रखा था। लेफ्टिनेंट दुबे और सूबेदार दशरथ सिंह भी गंभीर रूप से घायल थे, चीनियों द्वारा पकड़ लिए गए। उस हमले में चार्ली कंपनी के कुल 75 जवान शहीद हुए थे। यहां टेम्परेरी ब्रिज पर चार्ली कंपनी थी, 75 जवान इनके शहीद हुए थे। इसके ईस्ट में लॉग ब्रिज पे जहां टू राजपूत की ब्रावो कंपनी थी, वहां भी भीषण लड़ाई चल रही थी पीछे से। कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र शहीद हो चुके थे। सूबेदार हरलाल ने चिल्लाकर अपने जवानों से कहा, एक भी गोली बेकार नहीं जानी चाहिए। जब आखिरी गोली भी खत्म हो जाए तो राइफल को लाठी की तरह इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर टूट पड़ना। लेकिन 303 से AK-47 का मुकाबला नहीं हो सकता था। ब्रावो कंपनी लगभग पूरी तरह समाप्त हो गई थी। 80% से ज्यादा जवान छाती पर गोलियां खाकर लड़ते हुए शहीद हुए थे। ब्रिज नंबर 4 पर डेल्टा कंपनी, यहां ब्रिज नंबर 4 पर, यहां डेल्टा कंपनी और दक्षिण पश्चिम से चीनियों का हमला, पीछे से हमला और पश्चिम से हमला। टू राजपूत के 2IC मेजर गुरदयाल सिंह वो बचे हुए जवानों के साथ तब तक लड़ते रहे जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। बाकी गोलियां खत्म हो जाने पर चीनियों ने कैद कर लिए। गुरदयाल सिंह को भी चीनियों ने पकड़ लिया था। हालांकि जो बहादुरी लड़ते हुए गुरदयाल सिंह ने दिखाई थी, उसकी वजह से उनको महावीर चक्र मिला था। लेफ्टिनेंट भूप सिंह दौड़कर टू राजपूत के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल महासिंह रिख के बंकर में गए। यहां टू राजपूत का बटालियन हेडक्वार्टर, यहां जो बंकर बना होगा, वहां दौड़ के जाते हैं लेफ्टिनेंट भूप सिंह। बंकर के दरवाजे से सटकर महासिंह रिख और उनके एडजुटेंट कैप्टन भाटिया दुश्मन की गोलियों का जवाब दे रहे थे। जैसे ही बाहर गोलियों की आवाज आनी बंद हुई, कर्नल रिख बंकर से बाहर आए, पर एक चीनी घात लगाए बैठा था। उसकी ग्रेनेड कर्नल रिख के राइफल से टकराती है, फटती है, रिख का जबड़ा टूट जाता है। लेफ्टिनेंट भूप सिंह बंकर से बाहर आते हैं और उस चीनी को मार डालते हैं जिन्होंने रिख पर ग्रेनेड फेंका था। कर्नल रिख फिर हिम्मत करते हैं, खड़े होते हैं दरवाजे के सहारे और दुश्मन से लोहा लेने लगते हैं। तभी दुश्मन की LMG का पूरा बर्स्ट बंकर के दरवाजे पर पड़ता है जहां कैप्टन भाटिया लड़ रहे थे। वे शहीद हो जाते हैं और कर्नल रिख का भी बायां कंधा उड़ जाता है। लेकिन उन्होंने फिर भी उस चीनी को मार गिराया था जिसकी LMG के फायर से इनके एडजुटेंट कैप्टन भाटिया शहीद हुए थे। इसके बाद दुश्मन की एक गोली रिख के बाईं कोहनी को तोड़ देती है। वे गिर जाते हैं। उनकी एक टांग बंकर से बाहर थी। तभी चीनी सैनिक बस्ट उनकी टांग पर मारता है, लेकिन भूप सिंह रिख को अंदर खींच लेते हैं। रिख बहुत ज्यादा घायल थे, मोर्टली इंजर्ड थे। उनको कंबल से ढक देते हैं और अब अकेले बंकर में लेफ्टिनेंट भूप सिंह बचे थे। जब तक गोलियां रहीं, वे लड़ते रहे। इसके बाद दुश्मन ने उन पर काबू पा लिया। कई सारे सैनिक, चीनी सैनिक बंकर के अंदर घुस आते हैं। भूप सिंह को पकड़ने के बाद जब वो चीनी सैनिक अपनी राइफल पर चढ़ी संगीनें लेकर अर्ध मूर्छित हालत में पड़े कमांडिंग ऑफिसर महासिंह रिख को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो भूप सिंह चिल्लाकर कहते हैं, कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर। चीनी उनकी बात समझ जाते हैं। अब वे कर्नल रिख को मारने की बजाय उनको अरेस्ट करते हैं। हालत उनकी खराब थी, उनको फर्स्ट एड दी जाती है और स्ट्रेचर पर डालकर वो ले जाते हैं। ब्रिज नंबर 3 पर तैनात टू राजपूत की अल्फा कंपनी ने भी बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। जब हवलदार मेजर सौदागर सिंह की राइफल की गोलियां खत्म हो गई, तो उन्होंने एक चीनी सैनिक से उसकी AK-47 छीन ली और पकड़े जाने से पहले 5 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। अल्फा कंपनी के कमांडिंग अफसर कैप्टन रवि एपे बहादुरी से लड़े, पर वे स्वयं घायल थे। और जब उन्होंने देख लिया कि अब ज्यादा सैनिक नहीं बचे हैं,
लड़ाई आगे नहीं लड़ी जा सकेगी तो बचे सैनिकों के साथ रोंगला नाला के साथ साथ ब्रिगेड हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ते हैं यहां से। इस तरह टू राजपूत की लड़ाई समाप्त हो जाती है। टू राजपूत के कुल 513 जवानों में से 282 शहीद हुए थे, जिनमें 4 कमीशन अफसर थे और 7 जेसीओ। 19 गोरखा राइफल्स का हेडक्वार्टर भी तंगधार रिज पर पीछे की तरफ था। यहां पर ये पीछे की तरफ था। ये बटालियन भी बड़ी बहादुरी से लड़ती है, लेकिन मुकाबले का युद्ध नहीं था। दुश्मन की संख्या कई गुना ज्यादा थी। मेजर गंभीर शहीद हो चुके थे। कैप्टन महावीर प्रसाद और सेकंड लेफ्टिनेंट महेंद्रा घायल थे और अब उनका पता नहीं चल रहा था वो किधर है। अनेक सैनिक मारे जा चुके थे। तब लेफ्टिनेंट कर्नल आहलूवालिया, जिनके दाएं कंधे पर गोली लगी थी, उन्हें लगता है कि आगे लड़ाई जारी नहीं रखी जा सकेगी। वे अपने बचे खुचे अफसरों और सैनिकों के साथ तंगधार छोड़ देते हैं। वे भी यहां से छोड़ देते हैं। आहलूवालिया चल नहीं पा रहे थे। जवानों ने राइफलों और कंबल को जोड़कर एक स्ट्रेचर बनाई, जिस पर अपने कमांडिंग ऑफिसर आहलूवालिया को उठा लिया। उनका दर्द बढ़ता जा रहा था और दुश्मन भी नजदीक आता जा रहा था। कर्नल आहलूवालिया को लगा कि उन्हें बचाने के चक्कर में बाकी साथी भी मारे जाएंगे। उन्होंने अपने 2IC मेजर अनंत सिंह चरक को आदेश दिया कि मुझे यहीं छोड़कर बाकी जवानों को लेकर यहां से निकल जाओ। ये बड़ा कठिन निर्णय था, लेकिन सच यह भी था कि कर्नल आहलूवालिया को तुरंत मेडिकल हेल्प की आवश्यकता थी, जो उन जवानों के साथ जाकर नहीं मिल सकती थी, जिन्हें अगले कई दिन तक उन जंगलों और पहाड़ों पर भटकना था। एक ही रास्ता था कि चीनी उन्हें देख लें, युद्धबंदी बना लें और इलाज करें, तो शायद आहलूवालिया की जान बच जाए। चरक ने स्ट्रेचर को एक प्रोमिनेंट चट्टान के ऊपर रख दिया, जमीन पर संगीन गाड़कर राइफल को उल्टा खड़ा कर दिया और कर्नल आहलूवालिया की पगड़ी राइफल के ऊपर बांध दी, ताकि निकट से गुजरने पर नजर पड़ जाए। पानी की एक बोतल वहीं रख दी और एक जवान को भी ड्यूटी दी वहीं खड़ा रहने की, यह कहकर कि जैसे ही चीनी निकट आए तुम भाग लेना, ताकि तुम अरेस्ट ना हो। कर्नल आहलूवालिया चीनियों की कैद में आ गए। कुछ देर बाद चीनी पहुंच गए थे वहां पर। चीनियों ने उन्हें बंदी बना लिया, फर्स्ट एड दी। आहलूवालिया प्रिजनर ऑफ वार थे, लेकिन उनकी जान बच गई थी। 2 राजपूत और 19 गोरखा बटालियनों के समाप्त हो जाने पर ब्रिगेड कमांडर दलवी ने हेडक्वार्टर छोड़ दिया। भूखे प्यासे चलते रहे, जिधर जाते वहीं चीनी दिखते। यहां ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, तो ब्रिगेडियर दलवी ने ये छोड़ दिया। वो भी यहां से पीछे चल दिए। लेकिन उन पहाड़ों पर भटकते भटकते 22 अक्टूबर को हाथुंगला के दक्षिण में वे भी चीनियों की पकड़ में आ गए। जब 2 राजपूत और 19 गोरखा को चीनियों ने ओवररन कर दिया और ब्रिगेड कमांडर भी वहां से निकल गए, तो डिविजनल कमांडर मेजर जनरल निरंजन प्रसाद, जो डिविजनल हेडक्वार्टर पे जिमीथांग पे थे, उन्होंने 9 पंजाब और 4 ग्रेनेडियर्स को संदेश भेजा कि आप भी नामकाचू छोड़ दें। हालांकि वापस लौटते हुए चीनी हमले में उनके भी कई जवान मारे गए थे। दोस्तों, यह थी कहानी 20 अक्टूबर 1962 को नामकाचू की घाटी में हुए युद्ध की, जिसमें 2 राजपूत के वीर जवानों ने नया इतिहास लिखा था। आज इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।